इनको कंपेयर करने पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इधर a1, पहली इक्वेशन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो a1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से y का कोफिशिएंट b1, इधर y का कोफिशिएंट माइनस k, तो b1 इज इक्वल टू माइनस k। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म c1 है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या माइनस 2, तो a1 b1 c1 हो गया। उसके बाद देखिएगा a2 b2 c2, तो a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा प्लस का 5। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये हो गया। अब क्या करें, आप यहाँ पर इन्होंने ना दे रखा है, मुझे चेक नहीं करना कि a1 अपॉन b1 ये जो है आपका सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये इक्वल है या नहीं है, मुझे चेक नहीं करना। इन्होंने पहले से ही दे रखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इन्होंने दिया है कि यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस हमको दे रखी है, जितनी भी पार्ट्स में दे रखी है इक्वेशन, सब में यूनिक सॉल्यूशन ही मिलना है। अभी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता है। तो नोट करें और a unique solution, for a unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ये कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो शायद आपने पहले कभी करे नहीं होंगे, जिसमें कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू पूछी जाती है तो इक्वल ना आकर नॉट इक्वल आएगी। यहाँ पर अगर यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो इक्वालिटी में आंसर ना आकर इनइक्वालिटी में आंसर आएगा। कैसे, देखिए a1 अपॉन a2 का मतलब 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस k अपॉन 2। वैसे ही नॉर्मल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 इंटू माइनस k क्या हो जाएगा माइनस 3k और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। माइनस 3 को इधर ले जाओ तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। यही इसका आंसर है। वो पूछ रहे हैं, हाँ यही इसका आंसर है कि उन्होंने पूछा कि यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन जो है ये कैसे मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आप ये कहेंगे कि भाई k की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, बस माइनस 2 अपॉन 3 कर देगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का जब भी आंसर आएगा उसमें कोई अननोन की वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि k की वैल्यू है, तो वो हमेशा किसी एक वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा आंसर, वो नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस बीच में याद रखना कि नॉट इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। एक मिनट वेट करिए जरा। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जी, कहाँ से आप, कौन से, हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया फिर तो चलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन है। दूसरी दे रखी है kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। माइनस 10 अपॉन 3 आया, माइनस 10 अपॉन 3
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशंस बाय दिस ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा ये देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2. तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया 2 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3K इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया. तो K इज नॉट इक्वल टू -10 अपॉन 3. तो क्लियर जब है हमें सी की ऑर्डर से कुछ करना ही नहीं तो हम बोनस सर को इधर पे लेके जाते हैं. बोलो. जब हमें सी की ऑर्डर पे कुछ करना ही नहीं है नहीं तो यूनिक bonus term को सॉल्यूशन इधर पे लेके यूनिक जाना है. सॉल्यूशन वाले में तो कुछ नहीं करना. ठीक है. और बाकी जो आपका जो दूसरा वाला आएगा उसमें आपको C1 अपॉन C2 की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 3 नोट करिए. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस for each of the following for each of the following systems of equations determine the value of K determine the value of K the value of K for which the given system of equations for which the given for which the given system of equations has infinitely many solutions. Has infinitely many solutions. फर्स्ट पार्ट देखिएगा. फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 5x plus 2y is equal to K. Five x plus 2y is equal to K. 10x plus 4y is equal to 3. Is equal to 3. तो इक्वेशन 1 क्या हो गई 5x plus 2y minus k is equal to 0. और इक्वेशन 2 10x plus 4y plus 3 को इधर ले आएंगे तो -3 is equal to 0. तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई. अब यहाँ पर आप करें A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is equal to C1 अपॉन C2. ब्रैकेट में लिख लेना. और infinitely many solutions. तो infinitely many solutions के केस में B1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों के तीनों रेशो जो है ये इक्वल आ जाते हैं. यूनिक सॉल्यूशन के केस में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है. उसके बाद हम ये तीनों वैल्यूज लिखेंगे 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 is equal to minus k upon minus 3. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. और ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो ये क्या आ गया ये आ गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 3. तो आप k अपॉन 3 को किसी भी 1 अपॉन 2 के इक्वल ले लो. चाहिए वाला चाहिए दोनों तीनों आपस में इक्वल. अब क्या करेंगे
तो k इंटू 2 और 1 इंटू 3, तो 2k इज इक्वल टू 3 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में k नॉट इक्वल टू वाला तो केस ही नहीं होगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में ही आपके पास k का रिजल्ट नॉट इक्वालिटी के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 3/2। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है? तो 1.5 लिख सकते हैं ना? Yes. ठीक है, आकाश, सिमर, सुमेन Yes, sir. क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखिए, सेकंड पार्ट इसका, k माइनस 3 इंटू एक्स k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k प्लस 3y इज इक्वल टू k, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है kx प्लस ky इज इक्वल टू 12, kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। तो आप कायदे से लिखिए इक्वेशन नंबर 1, k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y, और इस प्लस k को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू 0। इसी तरह से kx प्लस ky, और इस प्लस 12 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये है, ये क्या हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस k अपॉन माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम ना एक काम करते हैं कि हर एक टर्म में मुझे k हर एक टर्म में नजर आ रहा है। k कॉमन, k कहाँ से कॉमन ले सकते हो बताओ? नहीं आ रहा? तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स दे रखी हैं, एक बार तो पहले और दूसरे को इक्वल लेकर चलो, और एक बार दूसरे और तीसरे को इक्वल लेकर चलो, और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो होगी k की सही वैल्यू। ठीक है, तो पहले और दूसरे को एक बार इक्वल लेकर चलिए। कैसे करेंगे, यहाँ पर k माइनस 3 अपॉन k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k। ठीक है, यहाँ से दिमाग में आता है कि इस k से इस k को काट दो, मत काटना, क्योंकि k की वैल्यू हमें निकालनी है। जिस वेरिएबल की वैल्यू मेरे को निकालनी होती है ना, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी होती है उसको कभी काटते नहीं है, ये याद रखना। इसके पीछे भी एक फंडा है, वो कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बस ये समझ लीजिए कि जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी होती है वो अगर दोनों तरफ मुझे नज़र आ जाए तो उसको काटते नहीं। जैसे यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में इधर भी k नज़र आ रहा है, इधर भी k नज़र आ रहा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर पर में k है, तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर में मान लो 2 होता है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, इसको कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, फिर k इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ, अगर k को कैंसिल आउट कर देंगे तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो उससे k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। देखो तो सही रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k। अभी भी मन बड़ा बेचैन हो रहा होगा कि नहीं भाई दोनों तरफ k नजर आ रहा है, भाई काट देते हैं ना इसको, तो अभी काटना नहीं है इसको, ध्यान रखना जिस चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी होती है वो अगर दोनों तरफ मुझे इक्वेशन में नजर आए तो उसको काटते नहीं। सर k काट के फायदा नहीं होगा कि k माइनस अरे फायदा ही फायदा है, लेकिन हमें फायदा नहीं लेना, हमें क्वेश्चन का आंसर सही निकालना है, बस ये याद रखें। समझ लो इसको ध्यान से कि नुकसान हो जाएगा फायदे की बजाय। कभी भी जिस वैल्यू को मेरे को निकालना है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, जो भी चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है, अगर वो चीज़ मेरे को दोनों तरफ दिखाई दे रही है तो उसको मुझे काटना नहीं है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों करते हैं। अभी रहने दें, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया k²
और ये क्या हो गया -3k, और ये इधर क्या हो गया प्लस का 3k। अब इसको इधर ले आओ, a² -3k = 0। यहाँ से हमने क्या करा कि k² -6k = 0। अब इन दोनों टर्म्स में मुझे k नज़र आता है तो मैं k कॉमन ले लूँगा, k कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा k × k - 6 = 0। दुनिया में कोई भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 जरूर होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक टर्म है k और दूसरा टर्म है k - 6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोलेंगे k = 0 और k - 6 = 0। तो यहाँ से आ गया k की वैल्यू 0 या फिर k की वैल्यू 6, ठीक है। अब जो भी बच्चे k से k को काट देंगे वो कहेंगे जी मेरी तो k की एक ही वैल्यू आ रही है, वो कहेंगे मेरी तो k की एक ही वैल्यू आ रही है, 6 ही वैल्यू आ रही थी k से k को काट कर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसकी 2 वैल्यूज आ रही है। तो याद रखना कि k = 0 जो है, k = 0 जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए ना k² - 6k है, k की वैल्यू यहाँ भी 0 डालो, यहाँ भी 0 डालो, तो 0 - 0 0 ही तो आ रहा है। तो वो भी इस इक्वेशन, हाँ नहीं एक वैल्यू निकालेंगे। देखो ऐसा ही होता है, जैसे मान लो हमारे पास 81 है और अब ये 8th क्लास तक 9th क्लास तक तो ये सब चलता था। अब कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ तो कुछ सोच कर बता रहा हूँ। तो अब आप वो चीज़ समझना शुरू करिए कि अगर 9th क्लास तक या 8th क्लास तक की, चलिए 9th में भी थोड़ी बड़ी क्लास हो जाती है, 8th क्लास तक की भी अगर हम बात करें तो 81 के स्क्वायर रूट को आप 9 ही बोला करते थे, आप 9 ही बोलते थे। लेकिन अब 10th में है तो अब आप कहेंगे नहीं जी +9 भी होगा -9 भी होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर की बात है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर बताना है। फॉर एग्जांपल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन करा था जिसमें 2 केसेस लिए थे, जहाँ पर ये बताया था द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स करा था ना, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स डिफर बाई 3 ईयर्स। 2 दोस्तों की एज में डिफरेंस 3 साल का है। अब एक जो नॉर्मल बच्चा है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि एक फ्रेंड की एज को मान लिया x, दूसरे फ्रेंड की एज को मान लिया y, और x - y = 3, 3 साल का अंतर है। और जो थोड़ा समझदार बच्चा है वो क्या करेगा, x - y = +-3। उन्होंने बोला दोनों की एज में 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है दोनों दोस्तों की एज में। लेकिन ये तो नहीं बताया कौन सा दोस्त बड़ा है। आप पहले से ये मानकर चल रहे हो कि x बड़ा है और y छोटा है। ऐसा भी तो हो सकता है x छोटा हो और y बड़ा हो। तो अगर छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा। समझ गए कि नहीं? बताओ भाई, मेरी एज और तुम्हारी एज में 20 साल का अंतर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी एज माइनस तुम्हारी एज या तो +20 हो गया, या अगर किसी को नहीं पता तो वो तुम्हारी एज माइनस मेरी एज करेगा तो -20 आएगा ना। समझ गए मेरी बात? वैसे एज कितनी है भाई तुम्हारी? हाँ तो 20 का ही अंतर है। वैसे 20 से भी ज़्यादा का ही तुक्का लग गया। हाँ 37। चलिए जी, सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछना है कि आपने इसमें k की वैल्यू फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाली है, लेकिन अगर हम 3/k = -k/-12 से k की वैल्यू निकालें उस पर भी आ रहा हूँ बेटा। अभी तो ये वाला करा है सर, अब ये वाला भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये गिरेगा, आ रहा हूँ अभी, इस पर भी आ रहा हूँ, देखिएगा। 3/k is equal to -k/-12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब k × k कितना हो गया, k², और 12 × 3 कितना हो गया, 36। सही है। k² = 36, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। बोलो भाई, बता तू +-6 नहीं आएगी। क्या मतलब पूरा लेक्चर ही बेकार कर दिया। k² की वैल्यू 36 है तो k की वैल्यू कितनी हो गई, +-6। सर आप बता रहे थे वो प्लस और माइनस दो ना। और क्या?
स्क्वायर हो गया ना। वैसे तुम्हें तो वाईफाई वगैरह भी सब हैक करने आते होंगे ना? हाँ भाई, आप जरा देखो। आते ये करवा लेते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, जैसे k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आई, 0 और 6, और यहाँ पर k की क्या वैल्यू आई, प्लस का 6 और माइनस का 6, तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, प्लस 6, ठीक है। वो मेरी कर दो बस एक Yeah, बार so- कनेक्ट होना है बाकी मैं क्लास में चेक कॉमन सॉल्यूशन इज कॉमन सॉल्यूशन इज k इज इक्वल टू 6, कॉमन सॉल्यूशन हो गया, k की वैल्यू 6 है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नहीं समझे, अरे बता दो, नहीं समझ में आया तो कुछ और। समझाने वाले थे ना वो क्या चाहते आ रहे थे मैं ही समझाने वाला था Technical करने वाले कि थे। वेरिएबल को काटते क्यों नहीं हाँ, आ वो रहा, इस तरह से। वो यही वाली चीज़ थी, वो यही वाली चीज़ थी कि यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है ना, अगर मैं उसको काट देता तो फिर उसकी सिंगल ही वैल्यू आती, तब दुकान ठीक रहता, फिर उससे क्या लिख सकते, तब दुकान में ठीक रहता, तो तब दुकान सेम ही रहता। हाँ, सब तो सेम ही रहता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है, कुछ केसेस में ऐसा, जैसे यहाँ पर तो आप कह रहे हैं यार k इज इक्वल टू 6 ही तो आ रहा था, फालतू में कैसे k तो कटवाया नहीं, है ना, फालतू में इसका जो अंडर रूट है वो प्लस माइनस 6 बता रहे हो, सीधा सीधा 6 ही बता देते ना, 6 ही तो आ रहा है आंसर। तो ये होता है कि कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अभी तो हम जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा आएगा कि कोई कार है और कार की स्पीड उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और आपने क्या करा कि वहाँ पर अननोन वैल्यू जो है उसी को हमने स्पीड मान लिया, यानी कि x मान लिया, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आप इसकी वैल्यू बताइए, तो क्वाड्रेटिक के तो रिजल्ट हमेशा दो ही आते हैं, दो ही आंसर आते हैं, तो उसमें रिजल्ट आ गया अगर एक बच्चे ने काट दिया दोनों तरफ, x से x को काट दिया जब इक्वेशन बना रहा था, तो उसका रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर लिख कर आ गया, और उसको 4 में से 2 नंबर मिल गए, और फिर वो कहने लगा मैं केस करने वाला हूँ CBSE पर, मुझे 4 में से 2 नंबर क्यों है, केस करने का भी ऑप्शन होता है, पता है कि नहीं, हाँ, ठीक है। देखिए 2-3 ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है स्क्रूटनी का, 100 रुपये का फॉर्म भरा जाता है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी में क्या होता है, जो फ्रंट पेज है ना, उसमें जो आपका उस पर ना नंबर्स लिखे रहते हैं, वो सारे नंबर्स की काउंटिंग होती है दोबारा से, और फिर वो काउंटिंग करके बता देते हैं कि कोई काउंटिंग एरर था या नहीं था। 500 रुपये लगते हैं उस चीज़ में, जिसमें वो कहते हैं कि आपको पूरी शीट री-इवैल्यूएट करवानी है। री-इवैल्यूएट में एक दूसरा टीचर उस पूरी शीट को चेक करता है, पहले तो कि ठीक से चेक करी गई है या नहीं करी गई, और फिर उसके बाद में उसको खुद से भी दोबारा चेक करता है, और फिर बच्चों का फ़ायदा देखते हुए कई अलग अलग तरीके के टीचर होते हैं, कुछ टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, कुछ लीनियंट करते हैं, तो दोनों टीचर्स में से वो ये देखता है कि जिसके ज़्यादा नंबर, जो टीचर ज़्यादा नंबर दे रहा है, चाहे वो आधा ही नंबर ज़्यादा क्यों ना हो, तो आधा नंबर ज़्यादा दे दिया जाता है स्टूडेंट को, और उसके साथ साथ आपकी जो चेक आंसर शीट है वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाती है, एक पेज आ जाते हैं उसके, जो आप CBSE में बोर्ड पर करके आए हो, ठीक है। तो वो कहानी बनाने वाली मम्मी पापा के सामने कि मैंने तो ये करा था, उन्होंने तो कुछ नहीं करा और पता नहीं क्या हो गया, वो सब सीन खत्म है। आपकी जो आंसर शीट्स जैसे स्कूल में दिखा दी जाती हैं, वैसे अब बोर्ड में भी दिखाई जाने लगी है, पिछले 2-3 साल से हो रहा है। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है चैलेंजिंग द बोर्ड, तो आप बोर्ड को ही चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, ये चेकिंग भी गलत ही हुई है, स्क्रूटनी में भी चेकिंग गलत होकर आई है, तो उसमें फिर आप एक वकील हायर करते हो और वो केस कर देता है, और वो वकील स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए वो वकील बड़ी नॉमिनल सी फीस लेता है, शायद 700-800 या 1000 रुपये, बस इतनी फीस होती है। और वहाँ पर क्या होता है कि जिस टीचर ने चेक करी है और जो स्टूडेंट है उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, और उसके सामने चेक करी जाती है, और सामने जो है वो अपना प्रूफ लेकर जाता है कि देखिए मैं इस बुक में से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ठीक है, और जो टीचर है वो कहता है कि नहीं बेटा मैं इस बुक में से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ठीक है। और माना किसका जाता है, जो चीज़ NCERT में लिखी हुई है, NCERT को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अब आप ये देखिएगा कि एक जगह एक स्टूडेंट ने क्या करा, x से x को कैंसिल आउट कर दिया, और कैंसिल आउट करने के बाद में उसका आंसर आ रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर पर आवर लिख कर आ गया। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं x तो वेरिएबल वाली टर्म है, इसको मैं काट नहीं सकता, तो वहाँ से x के 2 आंसर आ रहे थे, एक आ रहा था 20 किलोमीटर पर आवर और एक आ रहा था 0 किलोमीटर पर आवर, 0 आ रहा था एक। तो उस स्टूडेंट ने ये लिखा कि आइदर द कार इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर और द कार इज एट रेस्ट, या फिर कार चली नहीं रही है, रेस्ट में है, चुपचाप खड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने इस रूल को ध्यान में रखा कि वेरिएबल से वेरिएबल को काटना नहीं है,
ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी कभी मेरे पास कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट क्या है, कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, तो अगर कांस्टेंट दोनों तरफ दे रखा है उसको तो काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल वाली टर्म कौन सी, वही टर्म जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं के की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इधर भी के है इधर भी के है, तो मैं काट दूँगा उसको, समझ रहे हैं। तो बस आप इस चीज़ को दिमाग में रखकर चलिए कि जो भी टर्म मेरे को कैलकुलेट करनी है उसको मुझे कैंसिल आउट नहीं करना। माइनस प्लस में तो कट सकता है भाई, एक तरफ लिखा है ए की इक्वेशन की एक ही साइड में, मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास 3 माइनस के प्लस 7 के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो प्लस माइनस के कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ के है और दूसरी तरफ के है, तो के बनजा के करके काट दो, नहीं वो काम नहीं करना, ठीक। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 4 देखूंगा। ये चीज़ आपको पता थी या नहीं पता थी पहले से कि ये शीट्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दी जाती है, पता है? ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। अभी 12th में है एक लड़की, आप बताना मेरे को, मैं उसकी शीट दिखाऊंगा, मेरे पास उसकी ना चेक्ड शीट रखी हुई है और 97% उसके नंबर आए थे। तो उसने उसके बावजूद भी, होता है ना कुछ बच्चों को कि नहीं एक बार मैं और ट्राई करूँगा कि क्या पता कुछ और मार्क्स बढ़ जाएँ, तो उसने शायद 3 या 4 सब्जेक्ट्स में, जिसमें उसको लग रहा था 2 सब्जेक्ट्स में तो 100 में से 100 ही थे उसके, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स में उसने क्या करा, 3 सब्जेक्ट्स में उसने कहा कि चलिए 500 रुपये की बात है, मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो उससे होता क्या है कि वेटेज बढ़ जाती है। कुछ स्टूडेंट्स पहले से टारगेट लेकर चलते हैं ना कि मुझे DU में ही जाना है, तो वो उनका ये है कि भाई 10th क्लास में मैं इतनी परसेंटेज लाना चाहता हूँ या लानी चाहती हूँ, तो वो पहले से ही उसका टारगेट था। बड़ा भाई उसका उसमें टेस्ला आ जाते हैं ना, एलॉन मस्क की कंपनी है, तो उसका बड़ा भाई उसमें है, और वो छोटी बहन वो उससे भी आगे है, पढ़ने में वो उससे भी तेज है। तो उन्होंने करा था, अभी 12th में है वो लड़की, GD गोयन का पढ़ती है। तो मेरे पास उसकी शीट्स रखी हुई हैं, मैं दिखाऊंगा कितनी सुंदर हैंड राइटिंग और कितना बढ़िया, मतलब उसको मार्क्स कैसे कैसे मिले। मैं दिखाऊंगा कि बोर्ड में किस तरह से वो परफॉर्म करके आई थी और कितने बढ़िया नंबर मिले थे। आई थिंक मैथ्स की या साइंस की उसने भेजी थी, मैंने दिखाऊंगा, मैंने सेव करके रखी हुई थी। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 4 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हालांकि उसके नंबर बढ़े नहीं रहे, बढ़े नहीं थे, बहुत कम पे बढ़ने का, कटने का भी चांस होता है। हाँ कटने का भी चांस होता है। कटने का नहीं होता वैसे, जनरली नहीं होता। कट जाता है। For each of the following system of equations, for each of the following system of equations, determine the values of k determine the values of k determine the values of k for which the given system has no solution. For which the given system has no solution. Has no solution. First at 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. Plus 7 is equal to 0. और दूसरा है kx plus 3y minus 5 is equal to 0. अब यहाँ पर मुझे वो जो मैं किया करता था कि इसको इधर लेकर आ रहा हूँ और फिर राइट हैंड साइड पर 0 बना रहा हूँ, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो अब वो बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन A1/A2 is equal
equal to b1 upon b2 is not equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ये क्राइटेरिया होता है जब कोई भी दो इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व नहीं होती उसका. a1 upon a2 क्या हो गया 3 upon k, b1 upon b2 क्या हो गया -4 upon 3 is not equal to c1 upon c2. तो ये हो गया 7 upon -1. और इन दोनों को ही सीधी सीधी बात है भाई, हम k की वैल्यू यहाँ से निकाल कर चलेंगे तो थ्री अपॉन k इज इक्वल टू -4 अपॉन 3. तो यहाँ से क्या हो गया -4k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू -9 अपॉन. एक तो ये हो गया. और भी कुछ हो सकता है? No, sir. हो सकता है. देखिए कैसे -4 अपॉन 3 7 अपॉन -5 को क्या बोलेंगे -7 अपॉन 5. तो -4 अपॉन 3 -7 अपॉन 5 के तो इक्वल है ही नहीं. मतलब सेकंड रेशो थर्ड रेशो के इक्वल तो नहीं है, दिखाई दे रहा साफ साफ. लेकिन यहाँ पर अननोन वैल्यू है k, तो मैं लिखूंगा 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन -5 इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन -5 यानी कि -7 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. -7k इज नॉट इक्वल टू 15. तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 7. तो k की वैल्यू -9/4 हो और k की वैल्यू -15 अपॉन 7 के इक्वल ना हो, है ना. अच्छा, हालांकि जो मैंने यहाँ पर ये निकाल कर दिखाया है ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये भी हम करके दिखाएं, ये भी हम करके दिखाएं, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में जिसमें नो सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पर ये करके दिखाना ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है, आप एक बार को छोड़ सकते हैं. रीज़न बता देता हूँ क्या है कि जब k की वैल्यू -9/4 आ गई तो k की कोई और वैल्यू कैसे हो सकती है? कोई और वैल्यू तो होगी ही नहीं. तो यहाँ पर ये कहना कि k की वैल्यू -9/4 हो लेकिन -15 अपॉन 7 ना हो, ठीक है. तो ये करके दिखाना ज़रूरी नहीं है. k की एक फिक्स वैल्यू आ गई ना, तो दूसरी वैल्यू तो होगी ही नहीं ना उसकी. तो वैसे भी वो -15 अपॉन 7 के इक्वल नहीं होने वाला, तो वो करके दिखाना ज़रूरी नहीं है. कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं. ठीक. अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका. चलिए सेकंड पार्ट देखिए. 2x - ky + 3 इज इक्वल टू 0. x - 3y + k इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0. x plus 2y minus 1 is equal to 0. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. अब a1 upon a2 क्या होगा 2 upon 3 is equal to b1 upon b2 minus 3 upon 2 is not equal to c1 upon c2 k upon -1. सही है. तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से ये कैसा क्वेश्चन है. सिंपल ही आएगी वैल्यू तो उसमें. मैंने गलत लिख दिया. 2x - ky + 3 इज इक्वल 2x - ky + 3 है. -ky + 3 सही कर लीजिए, मैंने गलत लिख दिया था.
2x minus ky plus 3 is equal to 0, 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. So b1 upon b2 इसकी जगह आएगा minus k upon 2, minus k upon 2 और यहाँ आएगा 3 upon minus 1. तो इतना ले लीजिए बहुत है. -4 हाँ जी, माइनस 3k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3. ठीक है जी. तो कंसिस्टेंसी वाले तो हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं. हाँ चलिए जी. एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन. क्या हो गया? पास क्वेश्चन. हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया इन द सेंस ये है कि पेपर में जरूर आता है. किसी ने कुछ बोला था क्या उन्हें? कुछ पूछ रहे हो क्या ऑनलाइन? किसी ने कुछ पूछा था क्या? नहीं, पता नहीं, मुझे लगा कुछ आवाज. वेदांतु.com बहुत इजी आ रही है. फोन रख लो अंदर. एक क्वेश्चन नोट करिएगा. बहुत जल्दी हो रही है बाद में जो बहुत टाइम देख रहा है. टाइम को छोड़ो, तुम यहाँ देखो. 8 men and 12 boys. क्वेश्चन नोट करिएगा. 8 men and 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. Can 8 men and 12 boys can finish eight men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. While 6 men and 8 boys while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Can finish it in 14 days, full stop. Find the time taken by one man alone find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. And that by one boy alone
8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. 8 आदमी और 12 लड़के वो मिलकर एक काम को फिनिश करते हैं 10 दिन में, ठीक है. While 6 men and 8 boys, 6 आदमी और 8 लड़के वो दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में फिनिश करते हैं. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish that work. तो जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम उसी को x और y मान लेते हैं. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे let the time taken by one man alone, let the time taken by one man alone to finish our को वन कर अंडरलाइन कर देना. फिनिश our बताओ. X days. Let the time taken by one man. एक आदमी अगर अकेला लग जाए उसी काम को कंप्लीट करने में, वो काम कुछ भी हो सकता है, कोई दीवार बनानी है या कोई टेबल बनानी है, कुछ भी. तो let the time taken by one man alone to finish a work be X days. तो एक आदमी अगर अकेला उस काम को करता है तो उसको अकेले उस काम को करने में X days लगते हैं. कितना काम? एक काम, वन वर्क. अ वर्क का मतलब वन वर्क. सर वर्क तो को वो वेरिएबल दे दिया है. दोबारा बोलो. वर्क को तो वेरिएबल दे दिया है. अब वर्क को वेरिएबल दे दिया, हमने वैल्यू दे दी वर्क को. कितना काम है? एक काम है. तो अब एक काम वन वर्क. जैसे मान लीजिए मुझे तुमसे 2 काम है ना, और इसी तरीके से मैंने ये कहा कि मुझे तुमसे 5 काम है, तो मैं 5 अलग-अलग तरीके के काम तुमको बताऊंगा. तो अ वर्क का मतलब क्या है? वन वर्क, एक काम है. तो लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, कि एक आदमी काम कंप्लीट करता है, एक काम कंप्लीट करता है x दिनों में. तो ये बताओ कि वो जो वन मैन है वो एक दिन में कितना काम फिनिश कर देगा? 1/x. समझ गए कि नहीं? 1/x. ये ऐसा हो गया कि एक चॉकलेट जो है या 5 चॉकलेट जो है वो 50 रुपए की है, तो एक चॉकलेट कितनी होगी? 50/5. ठीक है, यूनिटरी मेथड. तो हम ये कहेंगे टाइम टेकन बाई या ये लिखें वन मैन्स वन डे वर्क. ये लिखेंगे वन मैन्स वन डे वर्क. हो गया 1/x. समझ गए? एक दिन का काम क्या हो गया? और यानी कि 1, तो 1 के नीचे x आता है. ठीक है, जैसे 5 चॉकलेट 50 रुपए की हैं, तो एक चॉकलेट कितने की हुई? वो 5 जो है वो 50 के नीचे चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है. तो 1 डे का काम कितना हो गया? एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/x. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दिनों में एक काम को ख़त्म करता हूँ. 2 दिन में 2 डेज में मैं एक वर्क को ख़त्म करता हूँ. ठीक है, तो एक दिन में मैं कितना काम खत्म करूंगा बताओ? आधा. वो आधा कैसे पता चला? ये 2 जो है डिनोमिनेटर में चला गया, तो हाफ वर्क. इसी तरह से वो आदमी x दिनों में एक काम को खत्म करता है. ठीक है, फिनिश वन वर्क लिख रहा हूँ, चलो मैं सीधा. वो x दिनों में एक काम को खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा? वो 1/x. ये क्लियर है? इसी तरीके से मैं ये कहूँगा, मैंने 2 डेज का एग्जांपल लिखना है. क्या करो? एग्जांपल लिखना है 2 डेज वन वर्क पर डे हाफ वर्क. ये आपको समझाने के लिए करा है मैंने, चाहे तो लिख लो साइड में. कंफ्यूज मत हो जाना रिवाइज करते टाइम कि ये क्या लिखा हुआ है. नोट्स अपने मेंटेन रखना बस. तो 1 मंथ वन डे वर्क हो गया 1/x. लेट द टाइम टेकन बाई वन बॉय. इसी तरह से बॉय की बात करते हैं. बाई वन बॉय अलोन टू फिनिश वन वर्क बी वाई डेज. एक बॉय अगर अकेला काम करता है
तो वो y डेज में एक काम को खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y। तो 1 बॉयज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/y। ठीक है। अच्छा सोचो, हम दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, आधा काम मैंने कर लिया, आधा काम तुमने कर लिया, तो हाफ वर्क तुमने, हाफ वर्क मैंने, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। तो हम दोनों ने मिलकर क्या करा, एक काम कंप्लीट कर दिया, कोई एक काम। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो वो 10 दिन तक 8 आदमी और 12 लड़के 10 दिन तक काम करते रहते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि एक 1 man का एक दिन का काम कितना है 1/x, तो 10 days का कितना हो गया 10 into 1/x। तो 10 दिन तक वो काम करते रहते हैं। और इसी तरीके से एक आदमी का एक दिन का काम कितना है 1/x, तो 8 आदमियों का कितना हो जाएगा 8/x। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखिएगा 8 मेंस और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 8 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं 10 days तक। 8 मेंस 10 days 1 is equal to 8 into 10 into 1/x। भाई दोनों यूनिटरी मेथड है ना, यूनिट निकाल रखा है। ये एक आदमी का काम है तो 10 आदमियों का कितना है 10 मल्टीप्लाई होगा। एक दिन का काम है तो 10 दिन का काम कितना होगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो अब 1 की जगह 8 आ गया, 1 डे की जगह 10 डेज आ गया, तो इधर भी 8 और 10 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 80/x वर्क। मतलब 10 दिन तक लगातार काम करते रहे 8 आदमी, तो उन्होंने कितना काम फिनिश कर दिया 80/x वर्क उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से 10 दिन तक 12 लड़के काम करते रहे, तो क्या लिखेंगे 12 बॉयज 10 डेज वर्क कितना हो जाएगा 12 into 10 into 1/y। 120/y वर्क। तो ये पहला केस था। पहले केस में हमने क्या देखा कि 8 मैन ने, 8 आदमियों ने इतना काम फिनिश कर दिया, 12 लड़कों ने इतना काम फिनिश कर दिया, टुगेदर उन्होंने एक काम, पीस ऑफ वर्क, यानी कि एक काम खत्म करा। तो दोनों का वही चीज़, आधा काम मैंने करा, आधा काम तुमने करा, दोनों का एडिशन 1, इन दोनों का एडिशन 1। 80/x plus 120/y is equal to 1। This is my equation number 1। बताइए भाई, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद उन्होंने एक और केस दिया है। उन्होंने बोला कि while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। तो अब 6 men का काम कितना हो जाएगा, कितने दिन तक, 6 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं 14 डेज तक, तो 6 into 14 into 1/x। समझ रहे कि नहीं। 6 into 14 into 1/x प्लस, अब इसी तरीके से देखिए कि 8 बॉयज 14 डेज तक काम करते रहते हैं, तो 8 into 14 into 1/y। 8 into 14 into 1/y is equal to 1। यही तो करा था कि 8 men 10 days, तो 8 into 10 into 1/x, 8 into 10 into 1/x। 12 boys 10 days, तो 12 into 10 into 1/y, 12 into 10 into 1/y। अब पूरा अलग अलग ना करके सीधा सीधा कर दूँगा कि 6 men 14 days तक काम करा, तो 6 into 14 into 1/x। 8 बॉयज 14 डेज तक काम करा, तो 8 into 14 into 1/y is equal to 1। ठीक है। भाई अपनी ही तरह का अनोखा क्वेश्चन है, तो याद रखना। 14 6 कितना होता है, केवल तो याद ही नहीं होगी। 84/x प्लस 14 8 कितना होता है, याद रखना 1/y is equal to 1। इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, 2 इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लेकर आना। x और y वाली समझ रहे हैं ना, 1/x को m मानना, 1/y को n मानना, करना इसको।